नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। हम लोग इस सेशन में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान है उसको हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होने ओके यानी भारतीय संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार पर हम लोग डिस्कस करेंगे यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी अनुच्छेद 32 से 35 तक दिया गया है और 32, 33, 34 और 35 में क्या दिया गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उपचार के बारे में दिया गया। तो इसको पहले ऐसे समझ लें कि यह किस तरह से मौलिक अधिकारों का उपचार क्या है। ओके, तो यहां पर यह है कि फंडामेंटल राइट जो है, जो मूल अधिकार हमारे भाग 3 में दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है, तो उसे किसी भी तरह से कम किया जा सकता है या किसी व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार मिले हैं उसे रोका जाता है या फिर उसे स्वतंत्रता पूर्वक उसे बोलने का, वाक्पटुता का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, आने जाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, उसे व्यापार वाणिज्य नहीं करने दिया जा रहा है, उसे अपने जो उसका रिलीजन है, धर्म है, उस धर्म के जो नियम है या उपासना की जो विधियां है उसके अनुसार उसे वर्षिक पूजा पाठ नहीं करने दिया जा रहा है, शिक्षण संस्थाओं में उसे शिक्षा नहीं ग्रहण करने दिया जा रहा है, किसी भी तरह से अगर उसे क्षति पहुंचाया जा रहा है या उसका मौलिक अधिकार का पालन करने से रोका जा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर रेमेडीज, उपचार के प्रदान किया गया है। ओके, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने मूल अधिकार को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर रेमेडीज यानी उपचार के का भी प्रावधान किया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर फंडामेंटल राइट जो भारतीय संविधान के भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह से क्षति पहुंचाया जा रहा है, रोका जा रहा है, उसका पालन नहीं करने दिया जा रहा है, तो यहाँ पर उसे रेमेडीज प्रदान किया गया है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसको दिया गया है उपचार रेमेडीज के बारे में यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और यह दिया गया अनुच्छेद 32 से 35 में। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आर्टिकल पर हम लोग आते हैं। अनुच्छेद 32 में हम लोग देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 32 में दिया गया है इस भाग में, अब डिस्कस हम लोग किए, इस भाग से तात्पर्य है भाग 3 पार्ट 3। ओके, इस भाग में प्रदत्त से तात्पर्य दिए गए हैं, इस भाग में प्रदत्त अधिकारों, जो अधिकार दिया गया है, को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार, अगर किसी प्रकार से रोका जा रहा है तो उसे प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिया गया है, रेमेडीज दिया गया है। इसलिए यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल अधिकारों को में जो भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन्हें अगर रोका जाता है, किसी भी तरह से कम किया जाता है तो उसे प्रवर्तित कराने का के लिए उपचार कहाँ दिया गया है? इस अनुच्छेद 32 में दिया गया है कि इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार को किसी भी तरह से उसका हनन किया जा रहा है तो वह उसे क्या मिलेगा? रेमेडीज मिलेगा, उपचार मिलेगा। ओके, और उसे पुनः जो है अपने मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट जो है, उसका पालन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है। यहाँ पर ये रेमेडीज दिया गया है। तो आगे देख लिया जाए हम लोग कि आर्टिकल 32 में अनुच्छेद 32 में पहला और दूसरा पॉइंट दिया गया है। इस अनुच्छेद में 2 पॉइंट है, क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट जो है, यह अनुच्छेद से तात्पर्य है अनुच्छेद 32। ओके, यह अनुच्छेद संविधान के इस भाग में दिए गए, संविधान के इस भाग से तात्पर्य भाग 3 और मूल अधिकार। ओके, इस भाग में दिए गए मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करने की गारंटी प्रदान करता है। ओके, एक बार फिर इसको देख लीजिए आप लोग। यह अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 32, यह अनुच्छेद संविधान के इस भाग में दिए गए मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए व्यक्तियों को सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से
प्रार्थना करने की गारंटी प्रदान करता है। ओके, अब देखिए दे दिया गया कि अगर आपके मूल अधिकार का किसी भी प्रकार से हनन किया जाता है, ओके, आपको आने जाने से रोका जा रहा है, बोलने से रोका जा रहा है, मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, वर्शिप करने से रोका जा रहा है, तो आप रेमेडीज उपचार पाने के लिए ओके कि नहीं भाई ये तो गलत है, हमें जो मौलिक अधिकार है उसका पालन करने दिया जाए स्वतंत्रता पूर्वक, तो इसके लिए आप प्रार्थना करेंगे। आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में जो रेमेडीज दिया गया है, उपचार दिया गया है कि आपको उपचार मिलेगा। ओके, आपको अपने मौलिक अधिकार का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है, मिलेगी। तो इसके लिए आवेदन कहां करेंगे? तो सीधे आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना है, यहां पर ये दे दिया गया है कि आप सीधे आवेदन करेंगे। कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। ओके, सुप्रीम कोर्ट में आप सीधे जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने की गारंटी प्रदान की गई है। आपको गारंटी दिया जा रहा है, इस आर्टिकल में गारंटी दिया गया है कि अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी इंडिया यानी भारत के सर्वोच्च कोर्ट में आप सीधे जाइए और आपकी सुनवाई होगी, सीधे वहां पर आपकी सुनवाई होगी। यह अधिकार दिया गया है किसमें? 32 में। ओके, पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको सुप्रीम कोर्ट में सीधे प्रार्थना पत्र यानी आवेदन करने के लिए गारंटी प्रदान की गई है, वारंटी नहीं गारंटी, ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है? सेकंड दूसरा पॉइंट क्या है? ऐसे किसी भी आवेदन पर, ऐसे किसी भी आवेदन का मतलब जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसे किसी भी आवेदन पर, एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? आदेश, निर्देश अथवा याचिका यानी रिट जारी करके उपचार प्रदान करेगा। ओके, अब यहां पर कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तुरंत जो पीड़ित व्यक्ति है उसे तुरंत क्या करेगा? उपचार प्रदान करेगा। यानी और वह उपचार किस तरह से करेगा? आदेश जारी करके, निर्देश देकर या याचिका रीट जारी करके उपचार प्रदान करेगा। और यह याचिकाएं कितने प्रकार की होंगी, ये रीट कितने टाइप के होंगे उसको देख लिया जाए। तो नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण का होगा, दूसरा परमादेश प्रकृति का होगा, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेक्षण और पांचवा अधिकार परीक्षा। ओके, प्रकार की होंगी। ओके, अब यहां पर क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ये याचिकाएं बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हाइबियस कार्पस, ओके, इंग्लिश में कहा जाता है। परमादेश को मैंडमस कहा जाता है, प्रतिषेध को प्रोहिबिशन कहा जाता है, उत्प्रेक्षण को सेर्सियोरारी कहा जाता है और अधिकार परीक्षा को कियो वारंट कहा जाता है। ओके, तो कियो वारंट, तो इतने तरह के जो याचिकाएं हैं या आदेश जारी करके व्यक्ति के मूल अधिकार जिसके मूल अधिकार का हनन होता है उसे तत्काल रेमेडीज प्रदान किया जाएगा। ओके, अब इन सबों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को इस तरह से गिरफ्तार किया जा रहा है कि उसके गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया जा रहा है। ओके, और गिरफ्तार करके पुलिस क्या बंदी गृह में डाल दी है और 24 घंटे के अंदर जो कानून है मतलब अंडर लॉ जो है प्रोसीजर उसको भी नहीं फॉलो किया जा रहा है। मतलब 24 घंटे के अंदर नजदीक के या पास के या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित भी नहीं कराया जा रहा है। ओके, तो इस प्रकार व्यक्ति को जो बंदी बनाया गया है उसका रीजन भी नहीं बताया जा रहा है और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश भी नहीं किया जा रहा है। उसे प्रशासन के द्वारा, पुलिस फोर्स के द्वारा उसे बंदी गृह में ही रखा गया है जिससे उसके मूल अधिकार का हनन होता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस के द्वारा या बाई फोर्स, तो फिर गिरफ्तारी का कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा और मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार ही उसे बंदी गृह में या कारागार में या जेल में रखा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया जा रहा है,
मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश भी नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में इस व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, स्वतंत्रता का उसका हनन किया जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करेगा, ऐसा व्यक्ति फिर कहां जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। ओके, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसे तत्काल रेमेडीज प्रदान करेगा कि भाई गलत तरीके से आप अगर किसी व्यक्ति को बंदी बनाए हैं तो तत्काल प्रभाव से उसे क्या करिए, बंदी गृह से मुक्त कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और वह क्या हो जाएगा, बंदी गृह से मुक्त हो जाएगा। ओके, तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब आगे आ जाते हैं परमादेश। इस परमादेश को भी देख लेते हैं, फिर प्रतिषेध को देख लेते हैं। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं परमादेश। ओके, तो परमादेश को हम लोग देख लेते हैं, मैंडमस। इसमें है किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को, ओके, तो किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था को जो उसके दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन कराने के लिए जारी किया जाता है। ओके, यानी लोकहित में, ओके, यानी पब्लिक वेलफेयर के रूप में, यानी कोई सार्वजनिक संस्था है, सरकारी संस्था है, ओके, या फिर कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, अपने पद पर वह बैठा हुआ है, लेकिन लोकहित में जो कार्य करने का जो उसका कर्तव्य है, दायित्व है, उस कर्तव्यों का वह पालन भली भांति नहीं कर रहा है, जिससे लोकहित में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसे में यह कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था के लिए क्या करेगा, परमादेश संबंधी आदेश या याचिका जारी करेगा। ओके, दायर करेगा, और इस याचिका के द्वारा इस जो सार्वजनिक संस्था है या फिर व्यक्ति है जिसे जो लोकहित में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है, उसे इस कार्य को करने के लिए मजबूर किया जाएगा, बाध्य किया जाएगा। ओके, तो यह परमादेश प्रकार की जो रीट है, याचिका है, वह या पब्लिक सेक्टर या निजी सेक्टर दोनों के लिए जारी किया जाएगा, चाहे वह सार्वजनिक संस्था हो या कोई निजी संस्था हो जो लोकहित में कार्य करते हो। ओके, तो यह हो गया परमादेश। अब आगे हम लोग देखते हैं उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण क्या है, यह याचिका उच्च न्यायालय से निम्न न्यायालय को उस समय जारी किया जाता है जब निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए कोई डिसीजन देता है, यानी निर्णय दे देता हो। ओके, यानी उच्च न्यायालय से तात्पर्य है जो ऊपर के न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो जो लोअर कोर्ट है, ऐसे आप समझ लीजिए, जो लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में कोई मामला है, ओके, उस मामले की हियरिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है, और निम्न जो लोअर कोर्ट है निर्णय सुना देता है। निर्णय सुनाने में वह जो उसका अधिकार है, जो क्षेत्राधिकार दिया गया है, जो कानून के तहत उसे जो उसके परिधि के अंदर रह करके, परिधि के अंदर ही रह करके, कानून के दायरे में रह करके ही डिसीजन देना है, उस दायरे से वह बाहर जा करके, यानी यहां पर दिया गया है कि अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए जो पावर उसको नहीं दिया गया है उसका भी वह प्रयोग करके निर्णय सुना देता है। तो ऐसे स्थिति में उस निम्न लोअर कोर्ट को के लिए उत्प्रेक्षण संबंधी याचिका या रीट जारी किया जाएगा कोर्ट के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, आगे आते हैं हम लोग प्रतिषेध। प्रतिषेध को देख लेते हैं, प्रोहिबिशन को। यह याचिका उस समय, अब प्रतिषेध प्रकार की जो याचिका है उस समय जारी किया जाता है जब निम्न न्यायालय के समक्ष किसी मामले की कार्यवाही लंबित होती है। ओके, यानी लोअर कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो नीचे है, लोअर कोर्ट में कोई याचिका है और वह निम्न न्यायालय के समक्ष किसी मामले की कार्रवाई लंबित हो जिसकी सुनवाई करने का अधिकार उसे नहीं है। ओके, यानी किसी लोअर कोर्ट में कोई ऐसी याचिका लंबित है, पड़ी हुई है, जिसकी सुनवाई करने का उसे अधिकार नहीं है। ओके, और वह उस फाइल को अपने पास ही रखे हैं, उस फाइल को अपने यहां से ऊपर के कोर्ट को भेजते भी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में प्रतिषेध प्रकार की याचिका जारी करके उस जो कार्रवाई लंबित पड़ी है उसे करने के लिए उस फाइल को
ऊपर के न्यायालय में तत्काल भेजा जाएगा। ओके, तो यहाँ पर प्रतिषेध प्रकार की याचिका इस रूप में जारी होती है। क्यों? क्योंकि अगर मामला लंबित पड़ा है, कोर्ट में है, तो आप कहेंगे उससे व्यक्ति के मौलिक अधिकार से क्या लेना देना है। तो उस व्यक्ति का अधिकार है ना, उस जिस व्यक्ति की जो फाइल है, मामला लंबित है, कोर्ट में पड़ा हुआ है, तो उसको जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है ना। तो न्याय भी तो फंडामेंटल राइट के अधीन है कि कोई व्यक्ति पीड़ित पक्ष है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं अधिकार परीक्षा प्रकार के, या 5वीं रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद। ये परमादेश हो गया था दूसरा, तीसरा नंबर 3 उत्प्रेक्षण, नंबर 4 प्रतिषेध और नंबर 5 अधिकार परीक्षा। ओके, सेर्सियोरारी। यह याचिका उस समय जारी किया जाता है, ध्यान रखना, यह याचिका उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद ग्रहण कर लेता है जिस पद को धारण करने का वह अधिकारी नहीं है। ओके, जिस पद को धारण करने का वह अधिकारी नहीं है और वह व्यक्ति उस पद पर बना हुआ है। ओके, यानी कोई एडिशनल अधिकारी है और वह प्रॉपर अधिकारी अपने उच्च पद के अधिकारी का कार्यभार संभाल लिया है और वह उस पद से हट नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि उस अधिकारी को हटाने के लिए, पब्लिक सर्वेंट को उस पद से हटाने के लिए कोर्ट के द्वारा अधिकार परीक्षा प्रकार की याचिका जारी की जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति को धारण करना चाहिए उसे वह चार्ज नहीं दे रहा है। इस तरह के मामले आप देखेंगे सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में देखने को आपको मिलता है कि चार्ज लोग जल्दी नहीं देते हैं। ओके, तो यह मामला कभी कभी जिसको चार्ज लेना है वो कोर्ट में चला जाता है कि भाई हमें चार्ज नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए। तो ये ऐसे में अधिकार परीक्षा प्रकार की याचिका कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, तो ये तो हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम फंडामेंटल राइट में जो दिया गया है कि अगर मूल अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है किसी व्यक्ति का, तो उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधे उसे उपचार रेमेडीज प्रदान किया जाता है। लेकिन क्या हाई कोर्ट के द्वारा भी प्रदान किया जाता है, तो वह भी देख लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ यहाँ पर आर्टिकल 226 में 226 में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय को भी अधिकार दिया गया है रीट जारी करने का। ओके, यानी मूल अधिकारों का किसी व्यक्ति का उल्लंघन होता है, ओके, तो हाई कोर्ट में भी वह अनुच्छेद 226 के तहत वह याचिका दायर कर सकता है। हाई कोर्ट को भी यह अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 32 में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को भी यह अधिकार दिया गया, पावर दिया गया है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार का उल्लंघन होता है या हनन होता है तो उसे रेमेडीज प्रदान हुआ करेगा। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके, फिर हम लोग अगले अब आर्टिकल पर बढ़ते हैं। हम लोग अगला हम लोग अनुच्छेद देखते हैं, आर्टिकल 33 यानी अनुच्छेद 33। ओके, अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है? संसद को यह अधिकार होगा कि वह सैन्य बलों तथा सार्वजनिक सुरक्षा बलों के लिए उस सीमा तक मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है जिससे कि उनमें अनुशासन बना रहे। ओके, यानी यह पावर संसद को दिया गया है कि मिलिट्री यानी सैन्य बल में और मतलब सेना और अर्धसैनिक बल को में अनुशासन को बनाए रखने के लिए, यानी सेना और अर्धसैनिक बल जो है इनमें अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उल्लंघन किया जाएगा, जिससे कि उसमें जो सर्विसेज सेवाएं दे रहे हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उनसे जो सेवाएं लिया जा रहा है उनके अंदर अनुशासन बना रहे और वे अपने कर्तव्यों का समुचित पालन कर सके। ओके, तो ऐसा करने के लिए अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर वहां वह मान्य है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वहां जरूरी है। मिलिट्री में आप देखते हैं कि मिलिट्री में
जो है ट्रेनिंग भी बहुत कठिन होती है, वहां पर डिसिप्लिन बहुत रहता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति उसमें सेवाएं दे रहे हैं उनके मौलिक अधिकारों का तो उल्लंघन हो ही रहा है, हनन हो ही रहा है। तो ऐसे में वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसे लीगली कानून बना करके उसे विधिमान्य कर दिया गया है कि इतना भाई आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। आप यहाँ पर हैं, इस पद पर है, तो इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे, इस तरह का आपका कार्य है, इसी तरह आपको करना है, इस तरह आपको सेवाएं देनी है, ऐसे ही आपको देना है, यह नियम बनाया गया, इसका आपको पालन करना पड़ेगा। और इस नियम का पालन करने में आपके मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उल्लंघन होगा। क्यों? क्योंकि इस सेवा के लिए इस मूल अधिकार का उल्लंघन होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि उसके लिए संसद के द्वारा कानून बना दिया गया है कि मिलिट्री में, सेना में, आर्मी में आप देखते होंगे डिसिप्लिन बहुत रहता है, अर्धसैनिक बलों में डिसिप्लिन बहुत रहता है। इसका मतलब क्या है? ये शब्द है, मतलब सेना में या अर्धसैनिक बल में अनुशासन बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों का उस सीमा तक मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जिससे उनमें अनुशासन बना रहे। ओके, यह इंपॉर्टेंट है। और यह अधिकार किसको दिया गया? संसद को, कि संसद इस तरह के कानून बना सकता है। अगला अनुच्छेद हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 34, अनुच्छेद 34। ओके, अनुच्छेद 34 में क्या दिया गया है? सैन्य शासन वाले किसी क्षेत्र में जहां पर सैन्य कार्रवाई चल रही है, ओके, जैसे आतंकवादी घुस आए, जैसे भारत का जो जम्मू कश्मीर बेल्ट है, तो वही कह रहा है कि अनुच्छेद 34 यह कह रहा है कि सैन्य शासन वाले किसी क्षेत्र में, यहां पर में रहेगा, मिस हो गया है, किसी क्षेत्र में सेना द्वारा की गई कार्रवाई में मूल अधिकारों का हनन होता हो तो संसद को, अब यहां पर भी ध्यान रखना, पार्लियामेंट संसद को विधिमान्य बनाने का अधिकार होगा कि उसे कानूनी रूप से कहे हाँ सही है। ओके, जैसे सच एज एग्जांपल, कश्मीर के क्षेत्रों में आतंकवादी, पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी इंटर कर गए, प्रवेश कर गए, आकर के किसी हाउस यानी मकान में छिप गए। अब मकान में छिप गए तो अब इससे क्या है कि उस सैन्य कार्रवाई जब होगी तो उस मकान को तोप से, टैंक से उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि आतंकवादियों को मारना है। तो ऐसे में अगर आपका या मेरा हाउस है यानी मकान है, अगर कोई उसे तोप से उड़ा दिया जाता है तो हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हुआ ना, कि हमारा मकान गिरा दिया गया, हमारी गाड़ी जला दी गई। ओके, तो अब यहाँ पर यह है कि अगर उस मकान को टैंक से यानी तोप से उड़ा दिया जाता है आतंकवादियों को मारने के लिए, तो उसे, अब ऐसे में उस व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ। अगर उस घर में, उस घर के लोगों को बंधक भी बनाया गया है तो एक आध लोग मर भी गए आतंकवादियों को मारने में, तो उस व्यक्ति, वह व्यक्ति तो आतंकवादी था नहीं, लेकिन अब उन आतंकवादियों से अन्य लोगों की रक्षा करने के लिए अगर एक दो व्यक्ति मारे भी जाते हैं तो उनके फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो ऐसे में वह विधिमान्य होगा। ऐसे परिस्थिति में, स्थिति में जो कार्रवाई सेना द्वारा की जा रही है उसे लीगली माना जाएगा। और यह कानून बनाने का अधिकार संसद को है कि संसद यह कहेगा कि भाई यह जरूरी था कि अगर एक व्यक्ति मार दिया गया तो कम से कम अन्य लोगों की तो जान बची, अन्य लोग सुरक्षित तो हो गए। क्यों? क्योंकि आतंकवादी मारे गए। एक व्यक्ति का अगर मकान जला दिया जाता है, हाउस को जला दिया गया, तो अन्य लोग सुरक्षित बच गए, तो ऐसा करना जरूरी था आतंकवादियों को मारने के लिए। इसलिए अनुच्छेद 34 में सैन्य शासन वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित है कि अगर सेना द्वारा कार्रवाई की गई और जो आम जनता है, आम पब्लिक है, जो निर्दोष है, वह भी मारी जाती है या उन्हें भी किसी प्रकार का क्षति होता है, तो वह विधिमान्य माना जाएगा, यानी विधि के अंडर उसे सही माना जाएगा। ओके, और यह अधिकार संसद को दिया गया है। आर्टिकल 35, अनुच्छेद 35 को देख लिया जाए। अनुच्छेद 35 में क्या है? मूल अधिकारों को, मूल अधिकार से तात्पर्य फंडामेंटल राइट, ध्यान रखना है, मूल अधिकार से तात्पर्य यह भाग, यानी संविधान के भाग 3 पार्ट 3, ओके, में जिसमें फंडामेंटल राइट दिया गया, मूल अधिकार, तो वही कह रहा है मूल अधिकार अथवा इस भाग को प्रवर्तित कराने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। तो ये ध्यान हमेशा रखिएगा
कि मूल अधिकार से संबंधित कानून बनाने का, किसी प्रकार का कानून बनाने का क्या है, अधिकार, पावर संसद को दिया गया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता तो आप मार देंगे। और यह अधिकार 35 में दिया गया है कि मूल अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। तो यह था, हम लोग देखे कि जो फंडामेंटल राइट था वह रेमेडी, जो उपचार था, अनुच्छेद 32 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ओके, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। हम लोग बहुत अच्छे से समझ करके इसको पढ़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को हम समझाए हैं। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और आप लोगों को पीडीएफ भी जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग इसी तरह इसको आगे बढ़ाते चलते हैं, आर्टिकल वाइज पढ़ते चलते हैं, जहां जरूरत पड़ेगा वहां एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।